नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि अमोक क्लासेज में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोग आईएएस 2025 को टारगेट किए हुए हैं, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जो टेस्ट सीरीज की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज में दोस्तों हम लोग दो सेगमेंट टेस्ट सीरीज लेकर चल रहे हैं। पहला है दृष्टि आईएएस का, दूसरा है विजन आईएएस का। ठीक है, अगर आपका टारगेट 2025 वाला टारगेट है यूपीएससी वाला, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट होने वाला है। इसे आप देखिए और सॉल्व करिए। दोस्तों, टेस्ट सीरीज जब हम सॉल्व करा रहे हैं, इसमें आप देखिएगा, जब आपके सामने मैं क्वेश्चन ओपन करूं, उसमें आपको पहले ही आंसर आपको सोच ले रखना है, कलम और कॉपी ले रखना है और देखना है उसमें आपने जो आंसर टिक किया क्या वो सही है नहीं सही है जो लिखा है आपने, फिर मेरे से मैच करना है क्या इसका आंसर आ रहा है। साथ ही दोस्तों, हम लोग विजन आईएएस के टेस्ट सीरीज कंप्लीट कवर करा रहे हैं, जिसमें आपकी काव्या मैम जो है अब तक 2 टेस्ट इसमें कंप्लीट कर चुकी हैं। आगे टेस्ट सीरीज आपका जारी रहेगा, तो आप इससे ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, और इसका लाभ उठाइए। प्लेलिस्ट आपकी बन चुकी है। साथ ही कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बता दें, इसका अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, हमारा एक चैनल है अमोक क्लासेस, अमोक क्लासेस में जाकर आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आज के टेस्ट से शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन से देखिएगा क्या है। अब आपके सामने जो पहला प्रश्न है, आज चूंकि ये वाला जो सेगमेंट है आपके सामने इकोनॉमी वाला सेगमेंट है, यानी इसमें हम इकोनॉमी संबंधित जो प्रश्न है स्टैटिक इकोनॉमी के, उसको देखेंगे। ठीक है, देखिएगा, हरित क्रांति के संबंध में आपको विचार करना है। बताइएगा, इसका मुख्य उद्देश्य मुख्य रूप से उच्च उत्पादकता किस्मों को या हाई यील्ड वैरायटी की जो किस्म थी, बीज थे, उनको उपयोग करना था, माध्यम से खाद्य के उत्पादन को बढ़ाना था। बिल्कुल दोस्तों, आपको पता है क्या, आपको पता है 1960 के दशक क्या हुआ, हरित क्रांति की शुरुआत होती है। हरित क्रांति की शुरुआत होती है, क्योंकि इसके पहले क्या था, अपने यहाँ खाद्यान्न कमी थी। खाद्यान्न कमी को पूरा करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, हरित क्रांति की शुरुआत की। उसमें यही था, हाई यील्ड बीजों को उपयोग करना है, प्लस रासायनिक खादों का उपयोग करना है। इन दोनों के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, अपने यहाँ के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। अगला ऑप्शन क्या है, यानी पहला ऑप्शन क्या है आपका सही है। इसमें क्या था, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग को न्यूनतम करना, नहीं दोस्तों न्यूनतम नहीं करना था, बल्कि रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक के प्रयोग को बढ़ाना था। यानी ऑप्शन दूसरा आपका गलत है, पहला स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत में आर्थिक सुधारों के संदर्भ में आपको विचार करना है। आखिर भारत ने आर्थिक सुधारों की शुरुआत कैसे कैसे किया है। क्या है, देखिएगा, उदारीकरण का उद्देश्य निजी क्षेत्र के उद्यमों पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त करना है। क्योंकि आपको पता है दोस्तों, जब 1991 में क्या किया गया, एलपीजी रिफॉर्म लेकर आया गया था। एलपीजी मतलब क्या है, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये हिंदी में क्या कहेंगे, उदारीकरण कहेंगे, निजीकरण कहेंगे और वैश्वीकरण कहेंगे। और इसके 3 अपनाए गए थे कब, 1991 के रिफॉर्म में। अब उसी संबंधित ये प्रश्न है, सोचिएगा, उदारीकरण का उद्देश्य निजी क्षेत्र के उद्यमों पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त करना था। बिल्कुल दोस्तों, इसमें क्या किया गया था, जो पहले क्या हुआ था, जब भारत स्वतंत्र हुआ था, उसके बाद कुछ उद्यम थे जो सरकार बनाती थी, अपना उत्पादन करती थी, कुछ क्या किया गया था, निजी को दिए गए थे, बाकी जो विदेशी कंपनियां थी उनको प्रतिबंधित किया गया था। तो इसी प्रकार से क्या किया गया, इसके माध्यम से जो प्रतिबंध लगाए थे उसको, प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया। यानी स्टेटमेंट आपका पहला क्या है, सही है। दूसरा क्या है, निजीकरण के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सरकारी स्वामित्व पूरी तरह समाप्त हो गया। नहीं दोस्तों, निजीकरण का मतलब यह नहीं होता सरकार की स्वामित्व को पूरी तरह समाप्त करना, बल्कि क्या होता है, सरकार के शेयर को प्राइवेट क्षेत्र में बेचना। मान लीजिए एक कोई कंपनी है जिसमें 100% शेयर है सरकार का, सरकार क्या करेगी, इसका 20% शेयर हो सकता है निजी क्षेत्र को दे दे, या फिर हो सकता है 49% अपने पास रखे और 51% आपको निजी क्षेत्र को दे दे। इस प्रकार की जो इक्विटी दी जाती है, इसे कहते हैं निजीकरण। ठीक है, इसमें जरूरी नहीं होता हम 100% ही आपको दे दें। इसे एक वर्ड यूज किया जाए, इसे कहते हैं विनिवेश। विनिवेश, विनिवेश मतलब या डिस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इसके माध्यम सरकार क्या करती है, जो सरकारी उपक्रम जो घाटे में चल रहे हैं, जो कंपनियां घाटे में चल रही है, उनको विनिवेश के माध्यम से निजीकरण किया जाता है। यानी दूसरा ऑप्शन क्या है आपका गलत है, ये पहला ऑप्शन क्या है आपका सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे इसमें मानव विकास सूचकांक के निम्नलिखित घटकों में आपको विचार करना है। आपको पता है दोस्तों, यूएनडीपी, यूएनडीपी आपने सुना होगा इसका नाम। यूएनडीपी क्या करती है, आपका मानव विकास सूचकांक जारी करती है। कब से इसकी स्थापना कब, 1990 में हो रही है। ठीक है, अब ये क्या कर रही है, मानव विकास सूचकांक जारी करती है। अब इसका जो आधार है, जिस आधार पर जो घटक है जिसके आधार पर जारी किया जाता है, क्या क्या है उसमें, जीवन प्रत्याशा है। दूसरा क्या है, शिक्षा में नामांकन, किसी शिक्षा क्षेत्र में जो लोगों
का नामांकन होता है बच्चों का, उसके आधार पर भी गठन किया जाता है, इन्हें मापा जाता है। प्लस प्रति व्यक्ति आय, ये तीनों ही क्या होते होते हैं। प्लस पोषण और सेवन, ये नहीं होता, केवल 3 ही घटक होता है। कौन कौन सा होता है? प्रति व्यक्ति आय होता है, सकल नामांकन होता है और जीवन प्रत्याशा। यानी इसमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा? केवल 3, यानी 3 ऑप्शन इसमें सही है, बाकी स्टेटमेंट क्या है आपका? गलत है। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन मतलब ये हो गया, चूंकि हम क्या करते हैं, विदेशों से आय और आयात और निर्यात करते हैं। क्या करते हैं? आयात और निर्यात करते हैं। आयात और निर्यात के संदर्भ में होता क्या है कि कुछ वस्तुओं को मंगाते हैं, कुछ को बेचते हैं। ऐसी दशा में क्या होता है, हमारे यहाँ बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थिति होती है, जिससे क्या होता है, हम अपने लेखा जोखा रखते हैं, आखिर कितना हम आयात के कितना निर्यात करते हैं। उसी संदर्भित यह प्रश्न है, क्या बीओपी सभी आंतरिक और बाह्य व्यापार को लेन देन को कवर करता है? ध्यान देना है दोस्तों, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है या भुगतान संतुलन है, आंतरिक व्यापार को नहीं संतुलित करता, केवल बाह्य व्यापार। बाह्य व्यापार का मतलब ये हो गया, विदेशों से जो चीजों को हम आय कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं या फिर निर्यात कर रहे हैं, उसे संदर्भित होता है, न कि आंतरिक क्षेत्र से। यानी पहला ऑप्शन क्या है आपका? गलत है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है? बीओपी सदैव किसी देश के लिए एक निश्चित अवधि के लिए संतुलित कुल को दर्शाता है। इसका क्या मतलब? बिल्कुल, इसमें क्या होता है, एक वित्तीय वर्ष, क्या होता है, एक वित्तीय वर्ष के लिए या एक वर्ष के लिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, एक निश्चित समय के लिए होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 10 साल का एक साथ ही हम दिखाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता, बल्कि एक ही साथ को सभी को दिखाया जाता है। एक वर्ष के लिए सभी आपके आयात और निर्यात के बैलेंस से दिखाया जाता है। देखिएगा, ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन इसका बी सही होगा। पहला ऑप्शन क्या है आपका? गलत है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं, क्या है भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य। क्योंकि आपको पता है दोस्तों, जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उसको विकास करना है, देश के विकास के लिए क्या किया गया? सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजनाओं को शुरुआत किया गया। किससे प्रेरित था? सोवियत संघ से। क्योंकि सोवियत संघ क्या था, पंचवर्षीय योजनाएं चल रही थी, वहां पे 20 वर्ष के स्थान पर अपने यहाँ क्या किया गया? 5 वर्ष की योजनाएं शुरुआत किया गया। ठीक है, क्या है इसमें? पहला ऑप्शन क्या है? इसमें कह रहा सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के साथ मिश्रित अर्थव्यवस्था स्थापित की। बिल्कुल दोस्तों, आपसे कई बार प्रश्न पूछा गया, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है, या मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? जब सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र जब एक साथ मिलकर अर्थव्यवस्था विकास करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी इसका शुरुआत हुआ था। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट क्या है आपका? सही है। पूर्ण सरकारी स्वामित्व वाले सोवियत शासन के समाजवाद का अनुकरण किया गया था। नहीं दोस्तों, जो सोवियत संघ का समाजवाद है उसको हमने नहीं अनुकरण किया था, बल्कि हम जवाहरलाल नेहरू और गांधी का जो समाजवाद था उससे प्रभावित थे। ठीक है, क्योंकि ये समाजवाद का है, हमारा बिल्कुल अलग है। क्यों? क्योंकि जो सोवियत संघ वाला जो समाजवाद है, वहां क्या होता है, सरकार का पूर्ण स्वामित्व होता है, यानी सरकार सारे उद्यमों पे अपना नियंत्रण रखती है। लेकिन भारत में क्या है? भारत में केवल विनियमन किया जाता है, विनियमन किया जाता है, यानी जो आपको निजी क्षेत्र कंपनियां हैं उस पर केवल विनियमन किया जाता है, ना कि नियंत्रण किया जाता है। यानी ऑप्शन केवल ए सही है, आप और बाकी ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, अगला स्टेटमेंट देखिएगा, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा 1991 में भारत में शुरू किए गए आर्थिक सुधारों के एक प्रमुख उद्देश्य था? क्योंकि आपको पता है दोस्तों, जब 1991 की दशक का समय आ गया था, हुआ क्या था, भारत में भुगतान संतुलन की समस्या आ गई। भुगतान संतुलन का मतलब ये हो गया, जो चीज अगर मान ली विदेश से आयात करते हैं तो हमें क्या क्या देना है? उसको पैसा देना है। पैसा कैसा देना है? डॉलर के रूप में देना है, चूंकि डॉलर ही दिया जाएगा। तो हुआ क्या था, हमारे पास केवल मात्र 15 दिन का ही क्या बना था? अवशेष बचे थे, मतलब 15 दिन के ही डॉलर बचे थे, जिससे हम विदेशी वस्तुओं को आयात कर सकते हैं। इसी समस्या के समाधान के लिए हम क्या किया गया? आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की शर्तों को अपनाए थे, और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की शर्तों के अनुसार हम क्या किया गया था? आर्थिक सुधारों को अपनाए थे, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? हमें क्या है, ऑप्शन देखिएगा, सार्वजनिक क्षेत्र को सुदृढ़ करना नहीं, आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, ये लास्ट उद्देश्य था, लेकिन प्राथमिक उद्देश्य नहीं था। विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों को वृद्धि, बिल्कुल दोस्तों, जो हमारा फॉरेन रिजर्व है, फॉरेन रिजर्व को बढ़ाना, ताकि हम क्या कर सकते हैं? अपने भुगतान संतुलन को सही कर सके। ठीक है, यानी ऑप्शन सी आपको क्या होगा? सही होगा। आगे चलिएगा, अगला प्रश्न है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं और उनके उद्देश्यों के संबंध में आपको बताना है कौन सा इसमें युग्म सही है। क्या है? पहली योजना है, दूसरा क्या है आपका? इसमें दे रखा है कि किसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, देखिएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पर बल, द्वितीय पंचवर्षीय योजना औद्योगिकरण पर बल, और
तृतीय पंचवर्षीय योजना क्या है आपका, आर्थिक आत्मनिर्भरता पर बल। बिल्कुल दोस्तों, ये तीनों स्टेटमेंट क्या है आपका सही है। क्यों? क्योंकि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित थी आपको पता होगा, हैरर डोमर किस पे थी, हैरर डोमर ने क्या काम किया था, कृषि पर बल की बात किया था। और दूसरी किस पे थी, पीसी महालोबिस पे थी। पीसी महालोबिस भाई साहिब ने क्या किया था, तीव्र औद्योगिकरण पर बल दिया था। जबकि जो आपकी तीसरी अर्थव्यवस्था थी ये क्या करती, कब थी, 1960 से लेकर 1966 तक थी। ये क्या किया गया था, आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता पर आधारित था। लेकिन हुआ क्या, उस वक्त भारत चीन युद्ध के दौरान इसी समय भारत और चीन युद्ध हो गया, पाकिस्तान से भी कुछ लड़ाइयां हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सका। लेकिन इसका उद्देश्य यही रहा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखिएगा। अब आप सामने प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आप बताना है कथन 1, कथन 2 दिया गया है, आपसे बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। राजकोषीय नीति सरकारी व्यय और कराधान से शामिल होते हैं। बिल्कुल दोस्तों, जो राजकोषीय नीति होते हैं इसमें सरकारी व्यय भी शामिल होता है, उसमें कराधान भी शामिल होता है। ठीक है, सभी सरकारी व्यय का उद्देश्य मुद्रास्फीति को कम करना होता है। नहीं दोस्तों, सभी सरकारी जो व्यय होता है उसका उद्देश्य मुद्रास्फीति कम करना नहीं बल्कि बढ़ाना होता है। जैसे एक बेस्ट एग्जांपल है आपको 2008 की जो मंदी, एशिया वाली मंदी चली थी, इस वक्त क्या किया गया था, सभी देशों के पास ऐसी मंदी हो गई कि लोगों के पास पैसा ही नहीं है ताकि बाजार में व्यय कर सके। तो उस वक्त जो तत्कालीन सरकार थी, कांग्रेस सरकार ने क्या काम किया, तुरंत लगभग आपका 90,000 करोड़ को सरकार में जो कृषि की ऋण थी, किसानों की ऋण था, उसको माफ कर दिया। जिसके वजह से क्या हुआ कि किसानों के पास पैसा अतिरिक्त आ गया और सरकार में व्यय बढ़ गया। इसका मतलब क्या है कि आपको व्यय, मुद्रास्फीति को बढ़ाना भी इसका उद्देश्य हो सकता है और ना कि हर्ष में कम करना। इससे क्या होगा, मुद्रास्फीति बढ़ेगी, क्या होगा, ऑप्शन सी आपका सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में आपको विचार करना है। आगे बताना इसमें कौन से स्टेटमेंट आपको सही, क्योंकि आपको पता है दोस्तों, जब हम लोग हमारी प्रारंभिक अर्थव्यवस्था थी, प्रारंभिक अर्थव्यवस्था मतलब हम एंशियंट हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, जब मुद्रा नाम की कोई चीज नहीं थी धरती पर, तो हम लोग क्या करते थे, मान लीजिए आपके पास गेहूं है, बगल वाले के पास घोड़ा है, तो गेहूं और घोड़ों की एक्सचेंज करते थे। मान लीजिए घोड़े वाले गेहूं नहीं चाहिए, और तो क्या हो सकता था, इसमें विनिमय करने में समस्या आ सकती थी। इसे कहते हैं विनिमय प्रणाली। यानी विनिमय प्रणाली का मतलब ये होता है जब वस्तुओं को एक स्थान पे दूसरे वस्तुओं को दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, विनिमय प्रणाली कहते हैं। देखिएगा, वस्तु विनिमय प्रणाली के लिए आवश्यकताओं का दोहरापन संतापन आवश्यक होता है। बिल्कुल दोस्तों, इसका मतलब क्या है, हमें जो वस्तु चाहिए, मान लीजिए हमें गेहूं चाहिए, आपको घोड़ा चाहिए, तभी हम लोग दूसरे एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो क्या करोगे, इससे विनिमय नहीं कर सकते। यानी स्टेटमेंट क्या है आपका, पहला सही है। दूसरा क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली मौद्रिक विनिमय की तुलना में अधिक कुशल होती नहीं दोस्तों, क्योंकि मौद्रिक विनिमय जो होता है इसमें क्या होता है, एक वस्तु लिए, मान लीजिए मुझे गेहूं चाहिए, मैंने उसको 20 रुपए दे दिया, उसने मुझे गेहूं दे दिया, मैंने घोड़े के पास गया, इसको 2,000 रुपए दे, घोड़ा ले लिया। मैंने हमारी चीजें आसान हो गई मुद्रा की वजह से, जबकि विनिमय में क्या होता था, ये चीज आसान नहीं होती थी। यानी स्टेटमेंट क्या है आपका दूसरा गलत है, पहला क्या है आपका सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, मुद्रा के कार्य, मुद्रा मतलब जो हम लोग पास करेंसी है, इसका क्या काम होता है, ना हो तो हमारे पास क्या होगा, जग सूना सूना सा लगेगा। अगर किसी दिन आपको लगे मेरे पेस जेब में पैसा नहीं है, क्या लगेगा, खैर गाना कहीं है पैसा पैसा करके, खैर देखते हैं क्या होता है इसके काम। मुद्रा के कार्यों के संदर्भ में आपको निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही, इसके बारे में विचार करना है। क्या है, मुद्रा विनिमय के माध्यम से लेखा इकाई तथा मूल्य को संचय के रूप में कार्य करती है। होता ही नहीं होता, मुद्राओं से क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, वस्तुओं को आदान प्रदान करते हैं, यानी क्रय विक्रय करते हैं। यानी पहला स्टेटमेंट क्या है आपका सही है। दूसरा क्या है, लेखा इकाई के रूप में मुद्रा का अर्थ है कि यह सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को मानकीकृत करती है। बिल्कुल दोस्तों, यानी मान लीजिए मेरे पास क्या चाहिए, एक पेन है, पेन कितने की, 10 है, ठीक है। मान एक लेबर चाहिए, लेबर क्या है, एक सर्विस सेवा है, लेबर को एक दिन कितना, 300 रुपए। यानी क्या हुआ कि हम अपने सर्विस को भी अपनी वस्तु को भी दोनों को क्या करें, मुद्रा के रूप में चेंज कर दी। ठीक है, यानी दोनों स्टेटमेंट क्या है आपका सही है। ठीक, आगे चलते हैं, देखिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, जीडीपी। जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। क्या है, सकल घरेलू उत्पाद किसी देश की सीमाओं के भीतर
उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य का मापन करता है। क्या ये बताइए सही है नहीं सही? बिल्कुल दोस्तों, जो जीडीपी होता है किसी देश की सीमाओं के भीतर क्या होता है, सभी देशी और विदेशी जो भी व्यक्ति रहते हो उनके द्वारा जो उत्पादित वस्तु होती है उनके सभी मूल्य को क्या कहा जाता है, जीडीपी कहा जाता है। ठीक है, इसमें देश के भीतर विदेशी कंपनियों का उत्पादन भी शामिल होता है। बिल्कुल दोस्तों, यानी ये मान लो ये भारत है, भारत के अंदर जो अमेरिका कंपनी होगी, फ्रांस की कंपनी होगी या फिर ब्रिटेन कंपनी होगी जो उत्पादन करती होगी, साथ ही अगर भारत की जो कंपनियां होंगी जो अमेरिका में उत्पादित करती होंगी, फ्रांस में उत्पादित करती हैं, जर्मनी में उत्पादित करती होंगी, जहां भी उत्पादित करती हैं सभी को जोड़ा जाता है जीडीपी के अंतर्गत। यानी दोनों स्टेटमेंट क्या है आपका सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। संसदीय विशेषाधिकार अधिनियम 2000 विशेषाधिकार पर 2024 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में आपको विचार करना है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें आपका सही है। क्या है? न्यायालय ने निर्णय दिया कि यदि कोई संसद सदस्य मतदान करने या सदन में भाषण के संबंध में रिश्वत लेता है तो उसे संसदीय विशेषाधिकार के अंतर्गत माना जाता है। नहीं दोस्तों, अभी क्या हुआ था, एक चंपई सोरेन एक केस आया था चंपई सोरेन वाला, जिसमें न्यायालय ने क्या क्या किया। इसके पहले था पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव 1998 में केस आया था। इसमें यह कहा गया था पीवी नरसिम्हा राव केस में, भाई साहब अगर संसद सदस्य कोई होगा और पैसा लेकर अभिभाषण देता है तो यह भ्रष्टाचार के अंतर्गत नहीं आएगा बल्कि विशेषाधिकार के अंतर्गत आएगा। फिर अभी क्या हुआ, एक नया केस आया चंपई सोरेन वाला जो केस आया था वहां के झारखंड के सीएम वाला, उसमें न्यायालय ने अपने निर्णय को बदल दिया। इसमें यह कहा कि नहीं, ये आपका विशेषाधिकार नहीं है बल्कि आपको भ्रष्टाचार है। ये कौन सा है तरीका का पैसा लेके मतदान करिए, भ्रष्टाचार ही तो है। यानी इस हिसाब से क्या है, पहला स्टेटमेंट ये आपका गलत है। किसके अंतर्गत आता है? ये भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता है। ठीक है, अभी चलते हैं। भ्रष्टाचार के मामले में इस निर्णय में संसदीय विशेषाधिकार की तुलना में सरकार व्यक्तिगत जवाबदेही और ईमानदारी अधिक प्राथमिकता देती है। बिल्कुल, ये दूसरा स्टेटमेंट क्या है आपका सही है। यानी हमें ईमानदारी और उस पर ज्यादा फोकस करना है, ना कि आपको संसदीय विशेषाधिकार पे। यानी दूसरा स्टेटमेंट आपका क्या है सही है, पहला स्टेटमेंट क्या है आपका गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम वस्तुओं को सर्वोत्तम रूप से चित्रित करता है? यानी आपको बताना है किसे हम अंतिम वस्तु के रूप में जानते हैं। क्या है, देखिएगा। वे आगे उत्पादन प्रक्रिया में इनपुट के रूप में कार्य करते हैं। नहीं, अंतिम वस्तु वह होता है दोस्तों जो माने उत्पादन प्रक्रिया से अलग हो जाता है, केवल उपभोग किया जाता है। क्या कहा जाता है, क्या किया जाता है? उसका उपभोग किया जाता है, ना कि क्या होता है उसका फिर से उत्पादन प्रक्रिया में लाया जाए। क्या अंतिम भोग के निर्दिष्ट है? बिल्कुल यही है, यह अंतिम उपभोग के लिए निर्दिष्ट होते हैं। यानी इसके बाद उसका कोई उत्पादन नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए कोई होटल वाला होगा, अगर वो खाना बनाता है, खाना क्या होगा, उसका खाया जाएगा। ऐसा नहीं कि उसको फिर कुछ और काम में कर लिया जाएगा। इस प्रकार से क्या है, वो आपका अंतिम वस्तु हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्या है, निम्नलिखित में से पूंजीगत प्राप्तियों के उदाहरण है। आपको बताना है किसे हम पूंजीगत प्राप्तियां कहते हैं। पूंजीगत प्राप्ति का मतलब ये होता है दोस्तों, जिसमें पूंजी कहते हैं कहा, जहां आपकी परिसंपत्तियों का निर्माण हो, जहां परिसंपत्तियों का जिससे निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, पूंजीगत प्राप्तियां कहते हैं। और परिसंपत्तियों में क्या क्या आ सकती है आपकी, इसमें ध्यान देना है, जो सरकार की देनदारियां हैं, जो सरकार की देनदारियां होती हैं, या फिर जो सरकार की इक्विटी होती है, परिसंपत्तियां होती है, पूंजीगत के अंतर्गत आती है। ऑप्शन क्या है आपका, आय का राजस्व? नहीं दोस्तों, ये राजस्व है, ना कि पूंजीगत प्राप्तियां हैं। ऋण पर ब्याज की प्राप्तियां, ये भी क्या है, राजस्व है, ना कि आपकी पूंजीगत प्राप्तियां। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र के शेयरों की बिक्री, बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि इससे क्या हुआ है, इससे क्या हुआ, जो पूंजीगत प्राप्ति है इसके माध्यम से क्या हुआ, इसमें हमारे परिसंपत्ति को निर्माण भी होता है या फिर बनता घटता भी है। यानी इससे अगर हम सार्वजनिक क्षेत्र के परिसंपत्तियों को बेचेंगे तो क्या होगा, हमारे शेयर में कमी आएगी, यानी हमारी परिसंपत्तियों में कमी आएगा। इससे क्या होगा, ये हमारे कैसा पूंजीगत प्राप्तियां होगी। क्या होगी, पूंजीगत प्राप्तियां होंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रगतिशील कराधान के संदर्भ में आपको विचार करना है। आपको बताना है प्रगतिशील कराधान किसे कहेंगे। ध्यान देना है दोस्तों, प्रगतिशील कराधान का मतलब ये होता है, अगर जिसकी आय कम, क्या आय कम तो टैक्स कम, आय कम तो टैक्स कम, अगर आय अधिक तो टैक्स अधिक, इसे क्या कहते हैं, प्रगतिशील। क्या कहते हैं, प्रगतिशील। और भारत में इसी कराधान को अपनाया गया है। देखिएगा, आय बढ़ने के साथ कर को दर घट जाती है, नहीं,
ऐसा नहीं है। सभी स्तरों पर कर की दर स्थिर रहती नहीं दोस्तों, और आय बढ़ने पर कर की दर क्या होती है, बढ़ जाती है। ये स्टेटमेंट आपका सही है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए पहले क्या होता था, अब तो मान लीजिए बदल गया है। पहले 5 लाख रुपए तक जिसकी इनकम होती थी उसको क्या किया जाता था, 5% तक दिया जाता था। जिसकी 10 लाख तक होती थी उसको 10% टैक्स लिया जाता था। जिसकी 15 लाख होती थी उससे 30% टैक्स लिया जाता था। यानी जैसे जैसे आय आपकी बढ़ती चलेगी वैसे वैसे क्या किया जाता था, आपको ऊपर टैक्स अधिक लगा दिया जाता था। ठीक है, यही था आपका प्रगतिशील टैक्स। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके आरबीआई से संबंधित है। आप बताइए इसमें कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, देखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई 1 रुपए के नोट और सिक्कों को छोड़कर भारत में मुद्रा नोट जारी करने के लिए जिम्मेदार एक प्राधिकरण है। बिल्कुल दोस्तों, 1 रुपए का नोट कौन करता है, वित्त मंत्रालय करता है। कौन करता है, वित्त मंत्रालय करता है। जिससे किसकी साइन होती है, वित्त मंत्रालय के सचिव की साइन होती है। ठीक है, यानी स्टेटमेंट क्या आपका पहला सही है। दूसरा क्या है, आरबीआई सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है तथा इसके उसके उधार और भुगतान दोनों के कार्य का प्रबंधन करता है। बिल्कुल दोस्तों, जो सरकार की बैंक है वो आरबीआई है। आरबीआई के माध्यम से क्या करता है, सरकार अपने भुगतानों को, अपने लेन देन को क्या क्या काम करती है, उसको विनियमन करती है। ठीक है, यानी दूसरा स्टेटमेंट क्या है आपका बिल्कुल सही है। अगला ये क्या, आरबीआई वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने और जमाकर्ताओं के हित की रक्षा के लिए वाणिज्यिक बैंकों का विनियमन और पर्यवेक्षण करते हैं। बिल्कुल दोस्तों, इसे सरकार का भी बैंक कहा जाता है। आरबीआई को क्या कहा जाता है, सरकार का भी बैंक कहा जाता है, प्लस बैंकों का भी बैंक कहा जाता है। किसको कहा जाता है, बैंकों का भी बैंक कहा जाता है। इसका मतलब यही है कि जितने भी बैंक हैं आपके भारत में, सबका विनियमन करना, सबका पर्यवेक्षण करना, सब पे नियंत्रण करना, ये किसका काम है, आपका आरबीआई का ही काम है। ये तीनों स्टेटमेंट क्या है आपके सही है। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, राष्ट्रीय आय के लेखांकन के संदर्भ में आप बताइए कौन सा एक प्रवाह की अवधारणा है। आप बताइए कि किसमें, इसमें एक आय प्रवाह की अवधारणा होती है। किसमें, आय प्रवाह की जो अवधारणा होती है उसके अंतर्गत ये आपका शामिल किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है आपके, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजकोषीय घाटे को सर्वोत्तम वर्णन करता है। राजकोषीय घाटे का मतलब क्या होता है दोस्तों, जब सरकार का व्यय अधिक हो जाए, सरकार का व्यय अधिक हो जाए और आय कम हो, सरकार का व्यय अधिक हो और आय कम हो, उसे क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है। यानी क्या है ऑप्शन, क्या, राजस्व व्यय में घटकर या उधार छोड़कर राजस्व व्यय को राजस्व प्राप्ति घटाकर, उधार को छोड़कर कुल बजट प्राप्तियों को घटाकर। यानी आपके पास क्या होगा, मान लीजिए राजकोषीय घाटा एक फार्मूला होता है, देख लीजिएगा। राजकोषीय घाटा इक्वल टू क्या होता है, कुल व्यय जो कर रहे हैं आप माइनस कुल प्राप्तियां। अगर ऐसा हो, लेकिन प्राप्तियां उधार, जो आपने उधार लिया उसको छोड़ दीजिए। यानी अगर मेरी कुल व्यय, मान लीजिए कुल व्यय आपकी कितनी होगी, 100 है, और मेरी प्राप्तियां क्या है, कितनी है, मान लीजिए 80 है। ये क्या है आपके राजकोषीय के घाटा के अंतर्गत आएगा। लेकिन इसमें ये ध्यान देना, उधार इसमें नहीं शामिल कीजिए। मान लीजिए हम इसको पूर्ति करने के लिए 20 रुपए किसी से उधार ले लिए, ये हमारे इसके अंतर्गत नहीं आएगा। इन स्टेटमेंट क्या है आपका तीसरा सही होगा। ठीक है, आगे चलिएगा। आगे है, किसी अर्थव्यवस्था के आय वर्तुल प्रवाह मुख्य रूप से किसके बीच के संबंध में दर्शाता है। आय वर्तुल प्रवाह आपने पढ़ा होगा, इसमें क्या होता है, आपके सामने ऑप्शन क्या है, उत्पादन और वितरण के, आय और व्यय के, आपूर्ति और मांग का, सरकार और निजी क्षेत्र के। इसमें किसमें होता है दोस्तों, आय और व्यय। कैसे, इसमें होता है, एक मान लीजिए घर है, एक है आपका फर्म है, दोनों है। घर फर्म को क्या दे सकती है, यह इसको श्रम दे सकती है, पूंजी दे सकती है और भूमि दे सकती है। कौन दे सकती है, 3 चीज दे सकती है फर्म इसे क्या देगी, अब फर्म इसे जो देगा श्रम के रूप में क्या दे सकता है, आपको मजदूरी दे सकता है। ठीक है, पूंजी के रूप में क्या दे सकती है, ब्याज दे सकती है, और भूमि के रूप में क्या दे सकती है, लगान दे सकती है। ये 3 प्रकार की चीज दे सकती है। यानी ये इसका आय हो गया, ये घर के लिए क्या हो गया, इसका आय हो गया, और इसके लिए क्या हो गया, ये व्यय हो गया। ठीक है, यानी इस प्रकार का जो आपका संबंध दिखाता है, ये आय वर्तुल के माध्यम से हमें क्या करता है, पता चलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से निम्नलिखित पदों पर आप विचार करना है। अब बताना है क्या,
मूल्यह्रास के संदर्भ का तात्पर्य, मूल्यह्रास क्या होता है दोस्तों? जब कोई मशीनरी हम अपने कंपनी में उपयोग में लाते हैं तो उसमें होता क्या, समय के साथ साथ उसमें गिरावट या फिर कमी आनी हो सकती है, या फिर उसकी दक्षता में कमी आने लगती है। इसी को हम क्या कहते हैं? मूल्यह्रास कहते हैं। ठीक है, कह रहा है मूल्यह्रास के तात्पर्य पूंजी उपभोग भत्ते से है, जिसके अंतर्गत समय के साथ साथ अचल संपत्तियां अस्थियों की आय टूट फूट लेखा रखा जाता है। बिल्कुल दोस्तों, यानी हमें जो हमारी मशीनरी जो होती है, हमारी जो वस्तुएं होती हैं, अगर उसमें समय के साथ टूट फूट आ रहा है तो क्या होगा? ये मूल्यह्रास के अंतर्गत रखा जाएगा। ठीक है, माल सूची उन तैयार वस्तुओं के स्टॉक को दर्शाती है जिसका कोई व्यवसाय भविष्य के बिक्री या उत्पादन की वस्तुओं के लिए रखा जाता है। बिल्कुल दोस्तों, इसमें क्या होता है? स्टॉक के रूप में एक वर्ष के अंतर्गत, एक वर्ष के अंदर जितने उत्पादित वस्तुएं होती हैं उसी को स्टॉक के अंतर्गत दिखाया जाता है। यानी दोनों स्टेटमेंट क्या है आपके? सही है, यानी ऑप्शन सी क्या रहेगा आपका? सही रहेगा। आगे चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आय के माप को सटीक वर्णन करता है? अब बताइएगा, आय का माप किससे होता है? गुणक प्रभाव को केवल उपभोक्ता के व्यय को सृजित आय को दर्शाता है। अच्छा, निवेश व्यय राष्ट्रीय आय को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, आगे चलिएगा। ठीक है, सीमांत उपभोग परिवृत्त आय गुणक को निर्धारित करती है। यह राष्ट्रीय आय बचत विपरीत के रूप में संबंधित है। इसका क्या होगा दोस्तों? इसका जो आप सीमांत उपभोग होता है, ये परिवृत्त आय के गुणक को निर्धारित करती है। बिल्कुल दोस्तों, ये जो है ऑप्शन आपका क्या हैगा? सही होगा। ठीक है, आगे चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन खुले बाजार की क्रिया के बारे में, परिचालन के बारे में सही है? ओपन मार्केट ऑपरेशन आपने सुना होगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? इसमें क्या होता है? आरबीआई क्या करती है? सरकार की जो जीसेक वगैरह होती है, प्रतिभूतियां होती हैं, उसको क्रय करते या फिर विक्रय करते, इसी क्रिया को क्या कहा जाता है? खुले बाजार की क्रिया, ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? ऑप्शन देख लीजिएगा। इसमें केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा की खरीद और बिक्री शामिल है। नहीं दोस्तों, ये नहीं है। यह मुद्रा आपूर्ति के विनिमय करने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद और बिक्री को संदर्भित करता है। बिल्कुल, यह स्टेटमेंट क्या है आपका? सही है। इसके माध्यम से क्या होता है? सरकार की प्रतिभूतियों को क्या किया जाता है? खरीदा जाता है या बेचा जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, जीडीपी अपस्फीति कारक के कथनों पर आपको विचार करना है। जीडीपी अपस्फीति का मतलब क्या हो गया? आपको जब डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर इसे कहा जाता है, अगर ऐसी स्थिति होती है तो क्या किया जा सकता है? यानी जब बाजार में वस्तुओं के मांग में कमी हो तो हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। क्या है देखिएगा। यह सकल घरेलू उत्पाद में सभी शामिल वस्तुओं कीमतों के परिवर्तन को दर्शाता है। बिल्कुल, यानी अगर हमारे जो बाजार है, अगर उसमें वस्तुओं और सेवाओं में क्या हो सकता है? परिवर्तन हो रहा हो या फिर उसकी मांग में कमी हो रही हो, इससे क्या होगा? हमारी अस्फीति को दर्शाएगी, यानी उसकी मांग में कमी हो जाएगी। क्या होगा? डिफ्लेटर कहा जाएगा। क्या है इसकी माप? जीडीपी की वास्तविक जीडीपी से और विभाजित करके की जाती है। बहुत सही दोस्तों, यानी इसकी माप जो होती है मौद्रिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी के रूप में की जाती है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट क्या है आपका? सही है। इन ऑप्शन क्या होगा? ए, यानी कथन कारण दोनों सही है, और कथन एक दो जो है एक की व्याख्या कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। माफ करिएगा, थोड़ा सा आवाज चली गई थी। खैर, फिर से शुरू करते हैं। देखिएगा, रेपो रेट के संदर्भ में कथनों पर आपको विचार करना है। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका इसमें सही है। देखिएगा, रेपो रेट वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक केंद्रीय बैंक से ऋण प्रदान करते हैं। दोस्तों, जो होता क्या है, जो रेपो रेट होता है, रेपो रेट से एक देखिए, एक आरबीआई है, दूसरा आपका बैंक है। ठीक है, अगर बैंक आरबीआई से क्या करता है? ऋण लेता है। बैंक क्या करता है? आरबीआई से ऋण लेता है और उसके बदले क्या करता है? कुछ चीजें गिरवी रखता है तुझसे, और ये ऋण कैसा रहेगा? अल्पकाल के लिए। कैसा रहेगा? अल्पकाल के लिए। ऐसे कोई जब ऋण लेता है उससे क्या कहा जाता है? रेपो रेट कहा जाता है। और जिस दर पे आरबीआई इसको देगा, जिस दर पे ऋण देगा, उसे क्या कहा जाएगा? रेपो रेट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? रेपो रेट। यानी जब आरबीआई किसी वाणिज्यिक बैंक को ऋण देता है अल्पकाल के लिए, उसे क्या कहा जाता है? रेपो रेट कहा जाता है। यानी पहला स्टेटमेंट क्या है आपका? देखा, वह दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक केंद्रीय बैंक को ऋण देते। नहीं दोस्तों, केंद्रीय बैंक ऋण नहीं देते, बल्कि केंद्रीय बैंक से ऋण लेते हैं। यानी पहला स्टेटमेंट क्या है आपका? गलत है। देखिएगा,
फिर क्या है आपकी रेपो रेट दर वृद्धि से सामान्यतः मुद्रा आपूर्ति में कम हो जाती है, जिसका उद्देश्य मुद्रास्फीति को दबाव को नियंत्रित करने के लिए होता है। बिल्कुल दोस्तों, होता क्या है, जब बाजार में मुद्रा की मात्रा अधिक हो जाती है तो क्या करते हैं, व्यक्तियों के पास अगर पैसा ज्यादा हो जाता है तो लोग क्या करते हैं, मांग अधिक करने लगते हैं। अगर आरबीआई क्या करता है, रेपो रेट बढ़ा देता है। रेपो रेट अगर बढ़ा दिया तो क्या होगा, बैंक पैसा कम लेंगे आरबीआई से। अगर बैंक पैसा कम लेंगे क्या होगा, बैंक के पास पैसा कम होगा। अगर बैंक पास पैसा कम होगा तो बैंक क्या करेंगे, ऋण कम देंगे। बैंक क्या करेंगे, ऋण कम देंगे। अगर ऋण कम हुआ तो क्या होगा, बाजार में तरलता कम हो जाएगी, यानी बाजार में पैसे की मात्रा कम हो जाएगी। इससे क्या होगा, लोगों की मांग की क्षमता कम हो जाएगी। ठीक है, यानी दूसरा स्टेटमेंट क्या है आपका, सही है। देखिएगा, केंद्रीय बैंक आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करने और वित्तीय प्रणाली को तरलता को प्रबंधन करने के लिए रेपो दर में परिवर्तन का उपयोग करते हैं। बिल्कुल दोस्तों, मैंने अभी कहा ना, अगर मान लीजिए उसको तरलता बढ़ाना है आरबीआई को, क्या करेगी, रेपो रेट को घटा देगा। जैसे रेपो रेट को घटाया क्या होगा, बैंक अधिक लोन लेंगे। जब अधिक लोन लेंगे तो क्या हो जाएगा, बैंक अधिक ऋण देंगे। जब अधिक ऋण देंगे तो स्वाभाविक है बाजार में तरलता बढ़ जाएगी। यानी इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, आरबीआई क्या करती है, बैंकों में तरलता की मात्रा को घटाती है, बढ़ाती रहती है। ठीक है, इन दोनों स्टेटमेंट क्या है आपके सही है, यानी ऑप्शन बी क्या होगा आपका सही होगा। ठीक है, आगे चलिएगा। राष्ट्रीय आय लेखांकन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। क्या है, राष्ट्रीय आय के बाजार और गैर बाजार दोनों प्रकार के लेन देन को ध्यान दिया जाता है। नहीं दोस्तों, इसमें बाजार को तो शामिल किया जाता है, लेकिन गैर बाजार मान लीजिए आप अपने घर में कोई काम कर रहे हैं। आज आप मान लीजिए अपने घर में चूल्हा साफ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, चूल्हा साफ कर रहे हैं, या फिर घर की सफाई कर रहे हैं। क्या घर की सफाई इसमें आपका शामिल होगा, नहीं। यानी ये सब क्या होता है, आपको जो ये कार्य जो होते हैं ये आपके राष्ट्रीय आय में नहीं शामिल किए जाते। और राष्ट्रीय आय में शामिल क्या क्या किया जा सकता है, ध्यान देना है, जिससे जिससे आपको आय का सृजन हो, जिस चीज से आय का सृजन होता है उसी को शामिल किया जाता है। ठीक है, यानी पहला स्टेटमेंट क्या है आपका गलत है। दूसरा क्या है, राष्ट्रीय आय के मापन के लिए आय विध, व्यय विध और उत्पाद विध सभी की मान्यता प्राप्त है। बिल्कुल दोस्तों, यानी आपको जो राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है, ये तीनों ही विधियों का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। यानी ये स्टेटमेंट आपका क्या है, सही है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न क्या है आपके सामने। आगे निम्नलिखित में से कौन रोजगार, व्यय और धन के सामान्य सिद्धांत को कार्य से जाने जानते हैं, कौन जाने जाते हैं बताइएगा, कौन जाने जाते हैं दोस्तों। एक मिनट माफ करिएगा, खैर माफ करिएगा, 25 बार 26 आना चाहिए, मैं डायरेक्ट 29 पहुंच गया। खैर देखिएगा, राष्ट्रीय आय के वर्तुल प्रभाव के संबंधित कौन सा युग में विचार कीजिए। तो कौन सा युग में सही आपको बताना है। अब आपको पता है कुछ देर पहले हम लोग क्या देखे थे, राष्ट्रीय आय को देखे थे और इसके वर्तुल को भी देखे थे, कौन सा इसका वर्तुल इसमें सुमेलित। आपको बताना है वास्तविक प्रवाह। वास्तविक प्रवाह के अंतर्गत क्या आ जाएगा, वास्तविक प्रवाह में दोस्तों मजदूरी भुगतान नहीं होता है, बल्कि क्या होता है आपका वस्तु और सेवा की आवाजाही होती है। वस्तु और सेवा की आवाजाही होती है, यानी पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। दूसरा क्या है, पूंजी प्रवाह। पूंजी प्रवाह जब होता है तो क्या होता है, मजदूरी वगैरह मिलती है। क्या मिलती है, वेतन और मजदूरी मिलती है। क्या मिलती है, वेतन और मजदूरी मिलती है। इन दूसरा स्टेटमेंट क्या है आपका गलत है। वित्तीय प्रवाह, वित्तीय प्रवाह के अंतर्गत क्या होता है, एक परिवार द्वारा बांड में निवेश। बिल्कुल दोस्तों, ये स्टेटमेंट क्या है आपका, तीसरा भी क्या है आपका सही है। यानी पहला और दूसरा क्या है आपका गलत है, यानी केवल एक युग में सम्मिलित है, बाकी क्या है आपका गलत है। देखिएगा, खुली अर्थव्यवस्था के बारे में आपको विचार करना है, बताना है कौन सी स्टेटमेंट आपका सही है, बताइएगा। खुली अर्थव्यवस्था का मतलब ये होता है दोस्तों, जहां पे क्या हो, निवेश की या फिर विदेशी वस्तुओं का आयात और निर्यात में क्या हो, कोई प्रतिबंध न लगाया जाता हो। भारत क्या था 1980 के पहले क्या था, हम लोग बंद अर्थव्यवस्था थे। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब ये हो गया था, हम लोग विदेशी वस्तुओं का आयात निर्यात नहीं करते थे। ठीक है, देखिएगा, खुली अर्थव्यवस्थाओं उत्पादन, वित्तीय और श्रम बाजारों के माध्यम से अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ साथ अंतःक्रिया करते हैं। बिल्कुल करते हैं, क्योंकि हम जो विश्व की अन्य अर्थव्यवस्था होती है उनके साथ क्या कर सकते हैं, आयात निर्यात करते हैं। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, खुली अर्थव्यवस्था कहा जाता है। पहला स्टेटमेंट क्या है आपका सही है। खुली अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा दर अप्रासंगिक होती नहीं दोस्तों, विदेशी मुद्रा दर अप्रासंगिक नहीं होती, बल्कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्यों, क्योंकि जितना ही डॉलर की कीमत या रुपए की कीमत अधिक होगी या जितना संतुलन होगा, उतना ही क्या होगा, आपका विदेशी व्यापार क्या होगा, संतुलित रहेगा। अगर मान लीजिए आपको रुपए का मूल्य कम है और डॉलर का मूल्य ज्यादा है तो क्या होगा, आपका व्यापार घाटे में रहेगा। क्या रहेगा, घाटे में रहेगा। यानी कि इसमें क्या, जो मुद्रा विनिमय दर होती है ये बहुत जरूरी होता है, जो
इसमें बहुत अच्छा योगदान अपनाता है। यानी दूसरा स्टेटमेंट क्या है आपका गलत है, पहला क्या है आपका सही है। ठीक है, आगे चलिएगा। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। क्या है? जब व्यय प्राप्तियों से अधिक हो जाता है तो सरकार को बजट घाटा होता है। बताइएगा स्टेटमेंट सही है कि नहीं सही? बिल्कुल दोस्तों, यानी बजट घाटा कब होता है? जब आपके व्यय अधिक हो और आय कम हो। ठीक है, ठीक कह रहा है। पूंजीगत व्यय में वृद्धि ही बजट घाटे का एकमात्र कारण है। नहीं दोस्तों, एकमात्र कारण नहीं, बल्कि राजस्व घाटा भी होता है। राजस्व घाटा वगैरह जैसे भी अन्य चीजें हैं। इस हिसाब से क्या है? इस हिसाब से आपका ये ऑप्शन तीसरा गलत है। केवल पूंजीगत व्यय क्या है घाटे का एक है नहीं। ये स्टेटमेंट क्या है आपका गलत है। यानी स्टेटमेंट क्या होगा आपका सही है 3। कौन सा? कथन 1 सही है और कथन 2 क्या है आपका गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने जिसको हम लोग देख चुके थे। निम्नलिखित में से कौन रोजगार, ब्याज और धन के सामान्य सिद्धांत को अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? दोस्तों ये थे जॉर्ज कैनान मिल्स। जो जॉन मेनार्ड मिल्स किन्स थे, इन्होंने क्या काम किया था जब आर्थिक मंदी चल रही थी। क्या थी? आर्थिक मंदी चल रही थी, उसी समय अपना विचार दिया था। और कब 1930 के दशक में। और इन्होंने क्या काम किया था? जो विश्व में आर्थिक मंदी थी उसको उबारने का काम किया था। और इन्होंने कहा था भाई साहब इसको उबारने का यही एकमात्र साधन है। ये तीसरा स्टेटमेंट क्या है आपका सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने राष्ट्रीय घरेलू उत्पाद यानी जीएनपी के संदर्भ में आपको विचार करना है कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। इसमें ध्यान देना है, इसमें ज्यादातर जो प्रश्न पूछे गए हैं सही वाले पूछे गए हैं। आपसे एग्जाम में सही और गलत दोनों पूछा जाएगा, दोनों के लिए आप सतर्क रहिएगा। ठीक है, देखिएगा। किसी देश के नागरिक द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य चाहे कहीं भी हो उसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद में रूप में शामिल किया जाता है। अब बताइए कि स्टेटमेंट आपका सही है नहीं सही है? बिल्कुल, ये स्टेटमेंट क्या है आपका सही है। यानी देश के अंदर जितने भी नागरिक हैं और जो देश के बाहर भी नागरिक हैं उनके द्वारा जो वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है उसे हम जीएनपी के रूप में गिनते हैं। और इसमें जब जीएनपी गणना की जाती है दोस्तों, इसमें ध्यान देना, जैसे जो जीएनपी होती है, जीएनपी और जीडीपी में यही अंतर होता है। जीडीपी में क्या होता है? देश के अंदर और बाहर जितनी भी वस्तुओं भारतीयों द्वारा उत्पादित किया जाता है, प्लस भारत के सीमा के अंदर जो विदेशी लोग हैं उनके द्वारा जो वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, सबको काउंट किया जाता है। लेकिन जीएनपी में क्या होता है? केवल जो भारत के नागरिक हों, चाहे देश के अंदर चाहे देश के बाहर, जो भी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं उनको जीएनपी के अंतर्गत हम काउंट करते हैं। ठीक है, देखिएगा दूसरा स्टेटमेंट क्या है आपका। कह रहा है सकल घरेलू उत्पाद में विदेशी से शुद्ध कारक आय को सम्मिलित कर जीएनपी की गणना की जाती है। ठीक है, यानी ये विदेशों से प्राप्त, यानी ध्यान देना है जो हमारे भारतीय नागरिक विदेशों में काम करते हैं उनको भी क्या किया जाता है, इसमें शामिल कर लिया जाता है। यानी दोनों स्टेटमेंट क्या है आपका सही है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। एक खुली अर्थव्यवस्था के समग्र मांग के आपको निम्नलिखित में से कौन से घटक पर विचार करना है। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, बताइएगा। अब इसमें आपको ये बताना है कि कौन कौन से घटक होते हैं। घटक मतलब क्या होता है? किस किस कंपोनेंट से मिलकर आपका खुली अर्थव्यवस्था बनती है, इसके मांग पूरा बनेगा। देखिएगा, उपयोग, निवेश, सरकारी व्यय या शुद्ध निर्यात। अब बताइए इसमें कौन कौन से घटक हैं दोस्तों? इसमें सभी चारों घटक हैं। कौन से? सभी चारों घटक मिलकर क्या करते हैं? आपका खुली अर्थव्यवस्था के समग्र मांग के घटक के रूप में काम करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला स्टेटमेंट क्या है? सकल घरेलू उत्पाद और कल्याण के संदर्भ में आपको विचार करना है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका इसमें सही है। क्या है? सकल घरेलू उत्पाद हमेशा नागरिकों के कल्याण को दर्शाता है? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि सकल घरेलू उत्पाद केवल नागरिकों के कल्याण को दर्शाता है। क्या है? अच्छा, उच्च सकल घरेलू उत्पाद बेहतर जीवन के स्तर की गारंटी देता है। नहीं दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि जीडीपी तो बहुत ग्रोथ करती है लेकिन जॉब नहीं क्रिएट होता है या फिर लोगों का जीवन स्तर इतना ऊंचा नहीं होता। एग्जांपल क्या है? वेनेजुएला। वेनेजुएला में क्या है? महंगाई बहुत ज्यादा है, जीडीपी बहुत ज्यादा है, बट क्या है वहां पे समस्या बनी हुई है। सकल घरेलू उत्पाद सामाजिक और पर्यावरणीय लागतों को विचार करता है। नहीं दोस्तों, क्योंकि हम लोग इतना फैक्ट्री वगैरह उत्पादन करते हैं, क्या हम उसके पर्यावरण को
ये नापते हैं क्या कि पर्यावरण किसका प्रभाव क्या पड़ा, नहीं, ऐसा कोई आकलन नहीं किया जाता। यानी ये भी स्टेटमेंट क्या है आपका गलत है। सकल घरेलू उत्पाद समग्र कल्याण की तुलना में आर्थिक उत्पादन को प्राथमिकता देता है, बिल्कुल ये स्टेटमेंट क्या है आपका सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, चालू खाते के निम्नलिखित घटक में आपको विचार करना है, बताना है कौन कौन से इसके घटक हैं। वस्तुओं को निर्यात आयात चालू खाते घाटे में आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल आता है। विदेशी निवेश आय बिल्कुल आता है। प्रेशर प्रेशर मतलब रिमिटेंस, जो भी हमारे विदेश भारतीय लोग जो विदेशों से भेजते हैं वो भी क्या होता है, चालू खाते के अंतर्गत आता है। यानी तीनों स्टेटमेंट क्या है आपके सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रबंधित अस्थायी विनिमय दर को सटीक वर्णन करता है, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि जिसको सरकार या फिर आरबीआई क्या कर सकता है, समय समय पर रेगुलेट करता है। आरबीआई क्या करता है, समय समय पर रेगुलेट करता है, और ये अस्थाई नहीं, ये रेगुलेशन अस्थाई नहीं होता, बल्कि आवश्यकता अनुरूप क्या कर सकता है, उसमें कंट्रोलिंग करते रहते हैं। उसे क्या कहता है, प्रबंधित अस्थायी विनिमय दर। ठीक है, हम क्या करते हैं, अपनी आवश्यकता अनुसार रुपए के मूल्य को घटाते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक है, इस प्रकार का जो काम किया जाता है वो आरबीआई द्वारा किया जाता है। क्या इसमें विदेशी मुद्रा से जुड़ी विनिमय दर, केंद्रीय बैंक के हस्तक्षेप नियमित सुसंगत होती है, या विनिमय दर मुख्य रूप से बाजार द्वारा संचालित होती है जिसमें कभी कभार हस्तक्षेप होता है। बिल्कुल दोस्तों, इसमें क्या होता है, जो हमारा विनिमय दर है बाजार के जो डिमांड है उसके अनुसार चलता रहता है, लेकिन कभी कभी क्या करते हैं हम, इसमें सरकार क्या करती है, इसमें हस्तक्षेप करती रहती है। स्टेटमेंट क्या है आपका सही है। अगला प्रश्न क्या है आपका, किनेशियन अर्थशास्त्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। किनेशियन में जो अब किन्स का मॉडल आया है, किन्स का मॉडल जो आधार बनाया गया है उसके संदर्भ में आपसे पूछा गया है। क्या किनेशियन मॉडल आर्थिक स्थिरता समग्र मार्ग को भूमिका को बल देता है। बिल्कुल दोस्तों, जो किन्स का मॉडल था ये कब आया था, ये मॉडल आया था आर्थिक मंदी के समय। कब आया था, आर्थिक मंदी के समय आया था, और इसका क्या उद्देश्य था कि जो अर्थव्यवस्था है उसमें मांग को प्रोत्साहित करना। क्या करना, मांग को प्रोत्साहित करना। ठीक है, यानी पहला स्टेटमेंट क्या है आपका सही है। अगला क्या है, केन्स प्रस्तावित किया कि मुद्रास्फीति को कम करने के लिए सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक है। दोस्तों, ये इन्होंने जब अपना विचार दिया था, ये सामान्य मुद्रास्फीति की बात नहीं किए थे, बल्कि मंदी के समय की बात किए थे। क्या किए थे, मंदी के समय की बात किए थे। आर्थिक मंदी जब ज्यादा उसको समय क्या किए थे कि मांग को प्रोत्साहित करने की बात की थी। किसके लिए, मांग को प्रोत्साहित करने की बात कही थी। ठीक है, यानी दूसरा स्टेटमेंट क्या है आपका गलत है, पहला स्टेटमेंट क्या है आपका सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजकोषीय गुणक प्रभाव को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है। देखिएगा क्या है, यह व्यापार को प्रभावित करने वाले विदेशी मुद्रा के परिवर्तन को दर्शाता है, यह उपभोक्ता व्यय को समायोजित करके मुद्रास्फीति को आकलन करता है, या फिर यह आपूर्ति में विभिन्नता के कारण राष्ट्रीय आय में परिवर्तन को दर्शाता है। आप बताइएगा कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। इसमें दोस्तों जो स्टेटमेंट क्या है आपका लास्ट वाला, यानी यह मापन करता है कि सार्वजनिक व्यय कुल आर्थिक उत्पादन के किस प्रकार से प्रभावित करता है, इसके बारे में क्या करता है, राजकोषीय गुणक क्या करता है, आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पे देखते हैं क्या है। क्या है, बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में आपको विचार करना है और बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपको इसमें सही है। क्या है, वाणिज्यिक बैंकों को अपनी जमा राशि को एक निश्चित प्रतिशत आरक्षित मुद्रा के रूप में आरबीआई के पास या रिजर्व बैंक के पास रखना होता है। बिल्कुल दोस्तों, जो हम लोग सीआरआर या फिर एसएलआर वगैरह पढ़ते हैं, क्या है, ये एक निश्चित राशि क्या करते हैं, बैंक को क्या करते हैं, आरबीआई के पास जमा करते हैं। 4% हो सकता है, ये लगभग 18% होता है। ऐसे क्या करते हैं, बैंक क्या कर सकते हैं, अपने कुल एनडीटीएल का लगभग 4% या फिर 18% क्या करते हैं, जमा करते हैं। यानी पहला स्टेटमेंट क्या है आपका सही है। ठीक है, आरक्षित अनुपात की आवश्यकताओं को उद्देश्य अर्थव्यवस्था से अधिक तरलता को बढ़ावा देना है। यानी अगर ये बताइए, अगर बैंक के पास 100 रुपए आया, 100 रुपए आया, उसमें से अगर 20 रुपए उसने रिजर्व रख दिया तो बैंक के पास पैसा कम हो गया ना, यानी 80 ही तो बचा बाजार के लिए। अगर हम इसको कहते हैं नहीं, कल से आपको केवल 10 रुपए जमा करना है और 90 रुपए बैंक पास होता, तरलता तब बढ़ती है ना। यानी दूसरा स्टेटमेंट क्या है आपका गलत है। क्यों, क्योंकि जितना सीआरआर या फिर एसएलआर बढ़ेगा उतना ही बैंकों के पास तरलता कम होगी, और जितना सीआरआर एसएलआर घटेगा उतना ही बैंक पास तरलता क्या होगी, बढ़ेगी। तरलता क्या होगी, बढ़ेगी। यानी पहला स्टेटमेंट इसमें सही है, बल्कि दूसरा क्या है आपका गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने,
मुद्रा के प्रकारों के संबंधित निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही है, बताइएगा। यहाँ मुद्रा के प्रकार है, उदाहरण दिया गया है। फिएट मुद्रा क्या होती है? फिएट मुद्रा दोस्तों जो आपकी करेंसी वगैरह होती है, करेंसी खास करके ये क्या कर इसे इसे क्या कहा है? फिएट मुद्रा कहा जाता है। स्वर्ण और सिक्के नहीं, ये नहीं आते, बल्कि करेंसी वगैरह आती है। ठीक है, आगे चलते हैं। लीगल टेंडर, लीगल टेंडर में दोस्तों आखिरी है आपकी वैध मुद्रा। कौन आती है? वैध मुद्रा आती है। ठीक है, कमोडिटी में कौन आ जाता है? कमोडिटी में आपके आ जाती है चांदी के सिक्के, चांदी के सिक्के वगैरह जो होते हैं ये आपके इसमें आ जाते हैं। यानी ये दोनों स्टेटमेंट क्या है आपके सही है, पहला क्या है आपका गलत था। ठीक है, आगे चलते हैं। विकास की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपके इसमें से सही है। क्या है? विकास के लिए केवल आय और सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी जैसे आर्थिक विकास संकेतक शामिल होते हैं। अब बताइए क्या स्टेटमेंट सही है? क्या केवल जीडीपी ही बढ़े या आय ही बढ़े, या आय मतलब प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय बढ़े तो क्या होगा, तभी माना जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। यानी स्टेटमेंट क्या है आपका गलत है। इसमें क्या जीवन प्रत्याशा भी होता है, क्या जीवन प्रत्याशा भी होता है, लाइफ स्टाइल भी होती है, ये सब भी मापा जाता है। यानी पहला स्टेटमेंट क्या है आपका गलत है। विकास में समानता, सम्मान और सुरक्षा जैसे गैर भौतिक पहलू भी शामिल है। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट क्या है आपका सही। इसमें क्या क्या होते हैं? जीवन की गुणवत्ता, जीवन की गुणवत्ता, फिर न्याय, न्याय भी शामिल होता है, व्यक्तिगत सुरक्षा और भी जो व्यक्ति स्वतंत्रता, समानता, ये भी आपका शामिल होता है। इन दूसरा स्टेटमेंट क्या है आपका सही है, पहला स्टेटमेंट क्या है आपका गलत है। अब आगे आपको दे रखा है कि आपको क्षेत्रक दे रखा है, उदाहरण दे रखा है। आपसे पूछना है कौन सा क्षेत्रक सुमेलित है, कौन सा, कौन कौन सा? अगर देखिएगा प्राथमिक क्षेत्र में कपास और खेती बिल्कुल आएगा। द्वितीय क्षेत्र में कौन आता है? प्राथमिक क्षेत्र में जो ध्यान देना है जो कृषि संबंधित ज्यादातर गतिविधियां होती हैं किसमें आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। जो द्वितीय क्षेत्र होता है, द्वितीय क्षेत्र में कौन आता है दोस्तों? विनिर्माण। कौन आता है? विनिर्माण वाली क्षेत्र जो होती है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। प्लस तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत जो सेवा आधारित क्षेत्र होते हैं, कौन सा? सेवा आधारित। यानी प्रथम में कपास खेती, खेती है, बिल्कुल आएगा। कपास से कपड़े बुनाई, बिल्कुल आएगा। किसान को बीज खरीदने के लिए ऋण उपलब्धता, यानी बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम किसमें आएगा? ये आपको तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। यानी तीनों ही स्टेटमेंट क्या है आपके सही है। ठीक है, तीनों ही स्टेटमेंट क्या है आपके सही है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रच्छन्न बेरोजगारी के संदर्भ में सर्वोत्तम वर्णन करता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे ये खास करके खेती क्षेत्र के होता है, यानी किसी क्षेत्र से संबंधित होता है जहां मान लीजिए 10 मजदूर की आवश्यकता है। कितने? 10 मजदूर की आवश्यकता है और लगे हैं वहां पर 12। कितने लगे हैं? 12। अगर इसमें जो जो दो लोग अधिक लगे हैं, अगर ये हट भी जाएं फिर भी इसके उत्पादन में कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसे क्या कहा जाता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी या फिर छिपी हुई बेरोजगारी। क्या कहा जाता है? छिपी हुई बेरोजगारी। ठीक है, अब देखिएगा ऑप्शन कौन सा है। जहां रोजगार, जहां लोग अपनी विशेषता से बाहर कुशल व्यवसाय में कार्य करते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। ऐसे रोजगार जहां श्रमिक कुल संख्या आवश्यक संख्या से अधिक हो, बिल्कुल ये स्टेटमेंट क्या है आपका अलग है। ये ऐसे रोजगार जिसमें व्यक्तियों को न्यूनतम मानक से कम मजदूरी प्राप्त हो, नहीं ऐसा नहीं है। रोजगार जहां लोग एक ही क्षेत्र में पूर्णतः कार्यरत हो, ऐसा नहीं है। ये दूसरा स्टेटमेंट क्या आपका सही है। नहीं, ऐसे रोजगार जहां पर श्रमिकों की कुल संख्या आवश्यक संख्या से क्या हो, कम हो। ठीक है, या आवश्यक संख्या से अधिक हो, सॉरी माफ करिएगा। ठीक, आगे चलिएगा। अगला प्रश्न आपसे स्थिर विनिमय दर प्रणाली के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। क्या है? केंद्रीय बैंक मुद्रा दर को स्थिर बनाए रखने के लिए हस्तक्षेप करता है, बिल्कुल सही है। स्थिर दरें व्यापार में अधिक लचीलेपन को अनुमति देती हैं। क्या ये बताइए स्टेटमेंट? जैसे केंद्रीय बैंक मुद्रा दर को स्थिर बनाए रखने के लिए काम करता है, करता ही नहीं करता। जैसे मुद्रा के यानी रुपये का जो वैल्यू होगा, आरबीआई हर समय रेगुलेट करता रहे ना कि रुपए का वैल्यू कितना किया जाए, कितना नहीं किया जाएगा। यानी इसको स्थिर बनाए रखना काम कौन, किसका काम है? आरबीआई का। आरबीआई की जिम्मेदारी होती है। इन पहला स्टेटमेंट क्या है आपका सही है। दूसरा क्या है? स्थिर दरें व्यापार में अधिक और लचीलेपन को अनुमति देती हैं, ये नहीं दोस्तों, ये स्टेटमेंट आपको गलत है। क्यों? क्योंकि अगर स्थिर दरें लचीलापन कम होगा, लचीलापन कम होगा ना कि अधिक होगा। ठीक है, यानी स्टेटमेंट दूसरा क्या है आपका गलत है, पहला क्या है आपका सही है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन लचीले विनिमय प्रणाली के सर्वोत्तम व्याख्या करता है? अब बताना है लचीला विनिमय प्रणाली क्या होता है। क्या है इसमें? विनिमय दर सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है, या केंद्रीय बैंक स्थिरता के लिए विनिमय दर को तय करता है, या
विनिमय दर बाजार की मुद्रा आपूर्ति और मांग को निर्धारित करती है। बिल्कुल दोस्तों, इसमें जो लचीलापन जो होता है विनिमय दर, इसमें बाजार की क्रियाएं जो होती है वो प्रभावित करती हैं। भाई साहब, आपके यहाँ जो विनिमय दर होगा कैसा होगा? जिस मुद्रा की मांग अधिक होगी उसकी कीमत अधिक होगी, जिस मुद्रा की मांग कम होगी उसकी कीमत कम होगी। यानी स्टेटमेंट क्या है आपका? तीसरा सही है। आगे है आपके सामने प्रश्न है 44 नंबर पे। पूछा गया क्या है कि आपसे कौन से इसमें स्टेटमेंट आपका, आपको बताइए कौन कौन सा आपका सुमेलित है। क्या है? सकारात्मक वाहिताएं शिक्षा के लिए सब्सिडी, बिल्कुल शिक्षा के लिए अगर सब्सिडी देते हैं ये आपका क्या है? सकारात्मक रूप से हमारे ये वाहिताएं हैं। ठीक है, अगला क्या है? नकारात्मक वाहिता है कारखानों से प्रदूषण। क्या ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं सही? बिल्कुल सही। अगर कारखानों से अगर प्रदूषण निकल रहा है तो यानी जो हमारी ये क्रियाएं है कैसा है? नकारात्मक रूप से है। ये दूसरा स्टेटमेंट क्या है आपसे? सही है। शून्य वाहिताएं सरकारी व्यय नहीं दोस्तों, सरकारी व्यय पे शून्य वाहिताएं नहीं होता। ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट क्या है? आपका तीसरा गलत है। दो स्टेटमेंट क्या है आपके? सही है। यानी ऑप्शन बी क्या होगा आपका? सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, स्टॉक और प्रवाह चर के संदर्भ में आपको विचार करना है और बताना है ये क्या सही है। इस स्टेटमेंट कौन सा आपका सही है? क्या है? स्टॉक चर को किसी विशेष समय मापा जाता है। ठीक। दूसरा स्टेटमेंट क्या है आपका? कह रहा समय प्रवाह चक्र समय अवधि से स्वतंत्र होते नहीं दोस्तों, जो प्रवाह चक्र होता है निश्चित समय होता है। क्या होता है? एक निश्चित समय होता है, किसी समय से ये स्वतंत्र नहीं होता। ये दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। पहला स्टेटमेंट क्या है आपका? सही है। यानी ऑप्शन ए क्या होगा आपका? सही होगा। ठीक है, आगे चलिएगा। आधुनिक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में भारत मुद्रा और ऋण के संदर्भ में आपको विचार करना, बताइएगा कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। क्या है? आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रा के मुख्य रूप से करेंसी नोट और मांग जमा शामिल है। मांग जमा मतलब जो डिमांड डिपॉजिट होता है, डिमांड डिपॉजिट जो हम बैंकों में जमा करते हैं, किसी भी समय हमारा मूड घुमा जाके निकाल के चले जाते हैं। क्या ये आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल, ये आपका क्या हो सकता है? इसका मुख्य रूप से मुद्रा के रूप के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, मांग जमा को मुद्रा के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसे किसी भी समय निकाला जा सकता है। बिल्कुल, जैसे अभी हम गए बैंक में पैसा निकाल जमा किए, हमारे मूड में नहीं है, अब निकाल लेते, कुछ काम है तो क्या कर सकते, तुरंत निकाला जा सकता है। ये जो डिमांड डिपॉजिट होता है इसे क्या कर सकते हैं? इसकी तरलता अधिक होती है। इन दोनों स्टेटमेंट क्या है आपका? सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। यानी ऑप्शन ए और बी दोनों स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक, आगे चलते हैं। विदेशी व्यापार के संदर्भ में आपको विचार करना है और बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका इसमें सही है। क्या है? विदेशी व्यापार उपभोक्ताओं के लिए बाजार विकल्पों का विस्तार करते हैं। बिल्कुल करते हैं। मान लीजिए जैसे पहले हम लोग क्या करते थे? केवल पैंट शर्ट पहनते थे। ठीक है, अब जैसे हमें विदेशों से वस्तुओं का आयात शुरू हुआ, हम क्या कर सकते हैं? आप एप्पल के मोबाइल मंगाते हैं या फिर पैंट कोट मंगाते हैं या फिर अन्य प्रकार के लहंगे या ज्वेलरी वगैरह मंगाते हैं। क्या है? हमारे पास विकल्प आ गया। ठीक है, यानी जैसे जैसे कंपनियों का आगमन होता है हमारे पास विकल्पों को आजादी बढ़ती हुई चली जाती है। पहला स्टेटमेंट क्या है आपका? सही है। ठीक है, फिर कह रहा है विदेशी व्यापार घरेलू और विदेशी उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा को कम करता है। नहीं दोस्तों, प्रतिस्पर्धा कम नहीं करता बल्कि बढ़ाता है। आप बताइए पहले, अगर विदेशी कंपनियां आएंगी, मान ली कोई बिस्किट कंपनी है विदेशी और भारत में विदेशी और एक घरेलू कंपनी है, तो दोनों जब दोनों कंपनियां आ जाएंगी तो क्या होगा? दोनों पर कंपटीशन बढ़ जाएगा ना कि घट जाएगा। ये दूसरा स्टेटमेंट क्या है आपका? गलत है। पहला स्टेटमेंट क्या है आपका? सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संपार्श्विक को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? आप बताइए कौन सा स्टेटमेंट आपका इसमें सही है। क्या है? वह परिसंपत्तियों को उधारकर्ता के लिए आय के अतिरिक्त स्रोत बनाती है। ठीक है, ऋणदाता के पास ऋण द्वारा ऋण चुकाए जाने की गिरवी रखी गई परिसंपत्तियां। दरअसल होता क्या है दोस्तों, संपार्श्विक जो होता है, मान लीजिए आप किसी से ऋण लेने गए या बैंक से ऋण जब लेने जाते हैं तो क्या करते हैं? बैंक को अपने कागजात देते हैं। कैसे कागजात? भूमि संबंधित कागजात देते हैं। तो बैंक क्या करता है? आपको पैसा देता है। यानी आप उसके पास कागज के रूप में जो बैंक की अपनी जमीन खतौनी होता है ये सब वगैरह देते हैं बंधक के रूप में, उसे क्या कहा जाता है? संपार्श्विक कहा जाता है या गिरवी। गवाही शब्द क्या कहते हैं? गिरवी कहते हैं ना, हमें गिरवी रखें भैया हमारी चीज को। यानी गिरवी रख कर जब किसी से पैसा लिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? संपार्श्विक कहा जाता है। ये दूसरा स्टेटमेंट क्या है आपका? सही है। ठीक है, आगे चलते हैं।
खैर, देखिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने। क्या वैश्वीकरण के संदर्भ में आपको बताना है कौन से वैश्वीकरण से संबंधित निम्नलिखित कारकों में से विचार कीजिए। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका इसमें से सही है। ठीक है, आपको बताना है इसमें से किन कारकों को वैश्वीकरण की प्रक्रिया को सुगम बनाए, यानी किसके माध्यम से हमें ये हुआ कि वैश्वीकरण क्या हुआ और सरल हो गया। क्या है? उन्नत परिवहन प्रौद्योगिकी। बिल्कुल दोस्तों, जितने अधिक उन्नत प्रौद्योगिकी होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, आपके पास विदेशी कंपनियां आएंगी और क्या होगा, व्यापार में आपके बढ़ावा होगा और विनिर्माण क्षेत्र जैसे क्या होगा, क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगी। पहला स्टेटमेंट क्या है आपका सही है। व्यापार और निवेश नीतियों को उदारीकरण। बिल्कुल दोस्तों, अगर आप जितने अच्छी नीति होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, आपके यहाँ आयात और निर्यात बढ़ेगा। जब आयात निर्यात बढ़ेगा तो क्या वैश्वीकरण को बढ़ावा मिलेगा। इन दूसरा स्टेटमेंट क्या है आपका सही है। विभिन्न देशों में कुशल श्रमिकों का आवागमन पर प्रतिबंध। दोस्तों, अगर श्रमिकों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाएंगे तो कहाँ वैश्वीकरण का हुआ, तो वैश्वीकरण हुआ नहीं, तब तो संरक्षणवाद हो गया। क्या हो गया, संरक्षणवाद हो गया। ये तीसरा स्टेटमेंट क्या है आपका गलत है, बाकी दोनों स्टेटमेंट क्या है आपका सही है, यानी ए और बी दोनों ही सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कोपरा के संदर्भ में आपको विचार करना है। ये कब आया था दोस्तों, ये आया था 1986 में। कब आया था, 1986 में। ठीक है, देखिएगा क्या कहा जा रहा है। कोपरा उपभोक्ताओं के अनुचित व्यापार प्रथाओं के विरुद्ध शिकायत दर्ज करने को सक्षम बनाता है। दरअसल होता क्या है दोस्तों, मान लीजिए आपके किसी से कोई वस्तु लिए, सामान लिए और उसने सामान गड़बड़ दे दिया या फिर जो उसके मानक था उस मानक के आधार पर नहीं दिया, क्या कर सकते हैं आप, उसके खिलाफ आप कोर्ट जा सकते हैं, जिसे हम कंज्यूमर फोरम कहते हैं। जो जाते हैं किसी किस अधिनियम के तहत उसको शक्ति मिलती है, यही है कोपरा एक्ट के ही तहत उसको शक्ति मिलती है। ठीक है, कोपरा केवल सरकारी उद्यमों के लिए से खरीदे गए सामान पर लागू होता है। नहीं दोस्तों, चाहे सरकारी हो चाहे निजी हो, कोई भी कंपनी हो, कोई भी उत्पादक हो, उसके सबके खिलाफ ऐसी शक्ति देता है। ऐसा नहीं है कि सरकारी कंपनी पैदा करे तो ठीक है, वरना प्राइवेट वाले मनमानी करेंगे, ऐसा हो सकता है क्या? तब तो प्राइवेट वाले डायरेक्ट केमिकल पिलाते हैं दूध के स्थान पे। ठीक है, इन दूसरा स्टेटमेंट क्या आपका गलत है, पहला स्टेटमेंट क्या है आपका सही है। दोस्तों, आज में हमने लोगों ने 50 क्वेश्चन देखा है। आगे 51 से लेकर 100 क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, यानी कल देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है अमोक क्लासेस, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप इसके विजन आई टेस्ट सीरीज देखना चाहते हैं तो उसकी भी प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप वहां देख सकते हैं। अन्य टेस्ट सीरीज भी इसकी शुरुआत हो चुकी है, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।